हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आई हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जल परिवहन के बारे में। जल परिवहन के वर्गीकृत में हमने देखा कि हमने सड़क परिवहन के बारे में पढ़ा, रेल परिवहन के बारे में पढ़ा, पाइपलाइन के बारे में पढ़ा, और उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए जल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अन्य परिवहन के बारे में, जैसे जल परिवहन, जैसे सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन के बारे में। पढ़ने के लिए आपको विस्तृत जानकारी लेने के लिए पर्सनल ट्यूटर के प्लेलिस्ट में जाना होगा। वहाँ आपको सारे वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं जल परिवहन के बारे में। भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। इसके नाविक ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व्यापार को फैलाया है। ठीक है। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, क्योंकि इसमें ईंधन की इतनी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। यह भारी व स्थूलकाय वस्तुओं को ढोने के लिए अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। यह पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं करता है। भारत के अंतः स्थलीय नौसंचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसे केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े जहाज दिखाए गए हैं, जिनमें हम क्या क्या लेके जा सकते हैं। गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, लोग खुद भी चल के जा रहे हैं। तो आपने देखा कि जो जल परिवहन है वो बड़ी बड़ी चीज़ों, भारी चीज़ें ढोने के लिए बहुत ही सुगम रास्ता है। ठीक है। अब हम ट्रेन में तो लेके नहीं जा सकते गाड़ियाँ, तो जो जल परिवहन होता है ये बड़ी बड़ी और विशालकाय चीज़ों को ढोने के लिए बहुत ही सुगम रास्ता होता है। ये फोटो आपको जो दिखाई जा रही है, ये उत्तर पूर्वी राज्यों के आंतरिक जलमार्ग परिवहन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये उत्तर पूर्वी जो राज्य होते हैं वहाँ का जो आंतरिक जलमार्ग परिवहन है उनमें सबसे महत्वपूर्ण आता है। ठीक है। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। अब जिस प्रकार से सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्ग होते थे, राष्ट्रीय मार्ग होते थे, उसी प्रकार राष्ट्रीय जलमार्ग भी घोषित किए गए हैं भारत सरकार द्वारा। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है, नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 है। यानी जिस प्रकार से वहाँ NH1 होता था, इसी प्रकार यहाँ पर नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 है। ये कहाँ से कहाँ तक है? हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य है, 1620 किलोमीटर लंबा है। तो बच्चों कितना है? 1620 किलोमीटर लंबा है। हल्दिया से इलाहाबाद तक विस्तृत फैला हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है। यह नौगम्य जलमार्ग संख्या 2 है। ठीक है। ये कहाँ है? सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और जो पहला NH1 था, वो पहला नौगम्य जलमार्ग है, वो गंगा जलमार्ग पर है, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है। केरल के पश्चिमी तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चंपक्कारा नहरें 205 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग संख्या 3 है। ठीक है। ये केरल में है, पश्चिमी तटीय नहर पे स्थित है। काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 4th नंबर पे आता है। ठीक है। ये राष्ट्रीय जलमार्ग 4था है। और इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और मताई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है। देखा, हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय जलमार्ग जो 5 हैं वो 1 से लेकर 5 है, वो किन किन क्षेत्रों में विभाजित हैं और किन किन नदियों में विस्तृत हैं। कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। इसमें मांडवी, जुआरी, कंबर जुआ, सुंदरवन, बराक, केरल का पशजल है। इसके अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर इन पत्तनों द्वारा किया जाता है। अब जो विदेशी व्यापार होता है वो भारतीय तट के इन्हीं पत्तनों द्वारा होता है, यानी बंदरगाहों द्वारा होता है। देश का 95% व्यापार समुद्रों द्वारा ही होता है। ठीक है।
जो देश का 95% व्यापार होता है, यानी जो दूसरे देशों को चीज़ें भेजी जाती हैं वो समुद्रों द्वारा और जल मार्ग द्वारा ही भेजी जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो जल मार्ग है वो कितना इम्पोर्टेंट है वो भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में, ठीक है, वृद्धि करने में। अब पढ़ते हैं समुद्री पत्तन के बारे में, ठीक है। भारत की 16.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्य व छोटे पत्तन हैं। तो कितने प्रमुख हैं? 12 मुख्य हैं, 200 मध्यम और छोटे पत्तन हैं। प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालन करते हैं। यानी ये जो प्रमुख पत्तन हैं, 12 प्रमुख जो पत्तन हैं, इनसे ही 95% विदेशी व्यापार होता है। इन्हीं जगहों से दूसरे ही अलग कंट्रीज में चीज़ों को भेजा जाता है, फॉरेन में भी चीज़ें भेजा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के कच्छ में कंडाला पत्तन पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी 1947 के बाद जो कच्छ का यानी गुजरात में कंडाला पत्तन है, यह पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया था, ठीक है, यह पहला पत्तन था। ऐसे देश के विभाजन से कराची पत्तन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई में होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। ऐसा क्यों किया गया था कि जो कराची पत्तन है उसकी कमी को पूरा किया जाए और जो मुंबई से होने वाला व्यापार था तो उसमें दबाव ज़्यादा ना बढ़े, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना बढ़े, इसके लिए कच्छ में कंडाला पत्तन को निर्माण किया गया था। कंडाला, जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। अब कंडाला पत्तन जो है उसे दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है। यह एक ज्वरीय पत्तन है, ठीक है बच्चों। ये विशेषकर रूप से आपको ध्यान देने वाली बात है कि यह किस प्रकार का पत्तन है? ज्वरीय पत्तन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों का आयात निर्यात संचालित करता है। तो कंडाला पत्तन जो है वो कहाँ कहाँ की चीज़ों को संचालित करता है आयात निर्यात में? जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान व गुजरात के जो औद्योगिक और खाद्यान्न चीज़ें होती हैं उनका आयात निर्यात करता है। मुंबई वृहद पत्तन है, ठीक है। जो मुंबई का पत्तन है वो बृहत्तम पत्तन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत और व सुचार पोताश्रय हैं। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया है। मुंबई पत्तन को ध्यान में रखते हुए, इसके अधिक परिवहन को ध्यान में रखते हुए, यानी यहाँ से अधिक परिवहन होता है तो इसके परिवहन को ध्यान में रखते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन भी इसके आगे ही जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित कर दिया गया है, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारमागाओ पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। अब लौह अयस्क का जो आयात निर्यात करते हैं उसको करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पत्तन जो है वो मारमागाओ पत्तन है। यहाँ देश के कुल निर्यात का 0.5% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। कर्नाटक स्थित न्यू मैंगलोर पत्तन केंद्र मुख्य खानों के लिए लौह अयस्क का निर्यात करता है। तो जो मारमुगाओ पत्तन है वो कर्नाटक में स्थित है। न्यू मंगलोर पत्तन के केंद्र मुख्य जो खाने हैं लोहे की, यहाँ का जो लौह अयस्क निर्यात होता है यहीं से किया जाता है मारमुगाओ पत्तन के द्वारा। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोच्चि पत्तन है। सुदूर जो दक्षिण पश्चिम का एरिया है, यानी आप साउथ और ईस्ट का जो बीच का एरिया है वहाँ पर कोच्चि पत्तन है। यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित पोताश्रय है। यानी यह कैसा है? यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित पोताश्रय है। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हो ये न्यू मैंगलोर पत्तन के पर टैंकर द्वारा कच्चे तेल का परिवहन हो रहा है, इसलिए इतने बड़े बड़े चीज़ों का, इतनी बड़ी बड़ी जहाज़ें वहाँ पर चलती हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जो जल परिवहन है हमारा वो कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को उभारने में, विकसित करने में और वृद्धि करने में। ठीक है, पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु के दक्षिण छोर पर तूतीकोरिन पत्तन है। अब तो पूर्वी तट के साथ जो तमिलनाडु का दक्षिण पूर्वी छोर है, तमिलनाडु आप मैप में देखेंगे तो वहाँ पे जो दक्षिण पूर्वी छोर पे तूतीकोरिन पत्तन है, यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पत्तन हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों के विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है।
चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। अब जो चेन्नई है वो हमारे देश का बहुत ही प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। यानी मुंबई के बाद, जो मुंबई में व्यापार होता है, तो जितना व्यापार वहाँ होता है उससे सेकंड पोजीशन पे आता है चेन्नई का पत्तन। ठीक है, यह एक प्राचीनतम पत्तन भी है, कृत्रिम पत्तन है। ठीक है, यह विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में यह पत्तन लॉ एस्क निर्यात के रूप में जाना जाता था। अब जो चेन्नई का पत्तन है वो प्रारंभ में लॉ एस्क के निर्यात के रूप में जाना जाता था। ओडिशा में स्थित, अब आते हैं ओडिशा की तरफ। ओडिशा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषतः लॉ एस्क का निर्यात करता है। अब जो ओडिशा में पारादीप पत्तन है वो विशेषतः किसका निर्यात करता है? लॉ एस्क का। ठीक है, निर्यात करता है। दूसरे देशों में लौह अयस्क भेजा जाता है वहाँ से। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है। अब कोलकाता की बात आते हैं, उड़ीसा के बाद हम कोलकाता पहुँचे और वहाँ पर जो नदी पत्तन है वो एक स्थलीय नदी पत्तन है। ठीक है, यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वृहद समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पत्तन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। यानी यहाँ पर जो तलछट का जमाव होता है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के कारण, बेसिन होने के कारण बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसे नियमित हमें साफ करने की ज़रूरत पड़ती है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया। अब कोलकाता पर जिस प्रकार से मुंबई में जो दबाव बढ़ता था व्यापार का, उसके लिए हमने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया, उसी प्रकार कोलकाता पर बढ़ते व्यापार के दबाव को कम करने के लिए हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ये सारी चीज़ें? कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें। ये आप देख सकते हैं बड़े आकार के कार्गो को उठाने रखने की सुविधा युक्त तूतीकोरिन पत्तन है। तो आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी जहाज़ें जल मार्ग में चलती हैं। यानी जल मार्ग जो होता है वो कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों को एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है। जल मार्ग द्वारा ही हमारे देश के अधिकतम जो दूसरे हमारे आसपास के पड़ोसी जो देश होते हैं उनसे जो व्यापार होते हैं उनके द्वारा ही पूरे हो पाते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि जो जल परिवहन है वो कितना इम्पोर्टेंट है और किस किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। और विभिन्न प्रकार के हमने पत्तन पढ़ा जो प्रमुख 12 पत्तनों में है। जो भी भारत का व्यापार होता है वो इन्हीं 12 प्रमुख पत्तनों के से ही होता है। तो आपने सारे के बारे में डिटेल से पढ़ा। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, तो ही मैं आपको डिटेल से उस डाउट को क्लियर कर पाऊँगी, वरना मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या आपको समझ में आ रहा है और क्या मैं समझा नहीं पा रही हूँ। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ गुड डे।